दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट को कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग, जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण, पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता और उसके संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, लोअर पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ तथा कृषि सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट का दूसरा भाग। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए प्रश्न पूछा गया है आपसे कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। आपको बताना है कि समुदायों का एक पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है। तो सही उत्तर है ये कहलाता है दोस्तों सीयर। देखिए सीयर कहलाता है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है और द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उत्पादक जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है कहाँ पर। आपको बताना है जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ पर है, किन क्षेत्रों में। तो उत्तर है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव पारिस्थितिकी और जैव विविधता सबसे समृद्ध है। अगला प्रश्न है आपका बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है। ये आपका सही कथन नहीं है क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता स्वपोषी नहीं होते हैं, बल्कि जो उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे इनको स्वपोषी कहा जाता है। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। जैसे आहार श्रृंखला में पोषी गतिकी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के रूपांतरण को निरूपित करता है। महासागरों के अधिक गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन शून्य होता है और अपघटकों को मृत पोषी कहा जाता है। ये सब सही है, लेकिन जो सही कथन नहीं है वो है प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है। ये आपका गलत कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है आपको बताना है। यहाँ पर है गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे। तो आप जानते हैं हरे पौधे उत्पादक में शामिल हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। तो सही उत्तर है सूर्य या सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है। तो आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जो होती है उसमें मानव क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो प्राथमिक उपभोक्ता आपको बताना है। तो सही उत्तर है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता चींटी और हिरण है। दोस्तों चींटी और हिरण ये प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से जैव वनस्पतियों और पेड़ पौधों तथा उनकी पत्तियों पर आश्रित होते हैं। तो सही उत्तर चींटी और हिरण दोस्तों ये आपके प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में इनको प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन से घटक जैव और अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है आपको बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र का वो कौन सा घटक है जो जैव और अजैव घटकों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो सही उत्तर है आपका वियोजक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। वियोजक जो है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न
घटक जो हैं इनमें जैव और अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है आपका, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर किस क्रम में बढ़ता है? तो सही उत्तर है, आहार श्रृंखला में जो प्रदूषण का स्तर है डीडीटी सांद्रण के फलस्वरूप सबसे पहले जल पादप, फिर घोंघा, फिर मछली और उसके बाद पक्षी में इस क्रम से आपका बढ़ता है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा सही कथन सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है दोस्तों, जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो ये आपका सही कथन है, क्योंकि जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा होती है इसका प्रवाह एक दिशा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये देखिए, केवल भू रासायनिक चक्र या रासायनिक चक्र या भूवैज्ञानिक चक्र नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उनको जैव भू रासायनिक चक्र यानी दोस्तों बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो उत्तर है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन चक्र में होती है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में दोस्तों जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो है अपना भोजन बनाते हैं और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार से होता है? तो सही उत्तर है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसमें देखिए, क्लोरेला, बाघ, केंचुआ और कस्कुटा। तो सही उत्तर है क्लोरेला। दोस्तों क्लोरेला एक हरित शैवाल है जो अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? इसमें देखिए, चींटी, विषाणु, रबर का पौधा और कुकुरमुत्ता। तो सही उत्तर है यहाँ पर देखिए रबर का पौधा। रबर का पौधा दोस्तों ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि भोजन जालों में या खाद्य जाल में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। कारण है वह पारिस्थितिकी तंत्र के समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कारण है कि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें दोस्तों सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जो सूर्य का ताप है ये जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत होता है और सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक को सामान्यतः PM10 अथवा PM2.5 से संदर्भित किया जाता है। इसमें PM अक्षरों का मान क्या होता है? तो इसमें PM अक्षरों का मान होता है दोस्तों कणिका पदार्थ। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसमें जो वायु गुणवत्ता सूचकांक PM से प्रदर्शित किया जाता है इसमें कणिका पदार्थ होता है PM का मान। अगला प्रश्न है दोस्तों, धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको बताना है कि स्मॉग वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों स्मॉग जो होता है ये धुआं और कोहरा का सम्मिलित रूप है। स्मॉग ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का
प्रसिद्ध उदाहरण है? तो आप जानते हैं लाइकेन। लाइकेन दोस्तों वायु प्रदूषण के जैविक सूचक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिकतम होता है वहाँ लाइकेन की मात्रा नहीं पाई जाती है। उन्हीं स्थानों पर लाइकेन उपजते हैं जहाँ वायु प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है? सुपोषण के संबंध में या यूट्रोफिकेशन के संबंध में? तो देखिए, पहला कथन है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, सही है। और दूसरा है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो दोस्तों दोनों ही यानी ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुपोषण के संदर्भ में ये दोनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोमती कार्य योजना या गोमती एक्शन प्लान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? तो सही उत्तर है आपका सीतापुर। दोस्तों गोमती कार्य योजना गोमती नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने की योजना है और इसमें सीतापुर में जो है प्रदूषण के न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? देखिए, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा और कोयला ऊर्जा। तो आप जानते हैं सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी जो है दोस्तों, ये जो है ऊर्जा का सर्वाधिक स्वच्छ स्रोत आता है और ये कोई पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। स्मॉग दोस्तों सेकेंडरी पोल्यूटर या द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आता है। तो सही उत्तर है द्वितीयक प्रदूषक है स्मॉग। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और जब इसका जो मात्रा होती है ध्वनि की तीव्रता की मात्रा मानक से बहुत अधिक हो जाती है तो वो प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीन मफलर का प्रयोग दोस्तों ध्वनि या शोर से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें सड़कों के किनारे या इंडस्ट्री के आसपास पौधों की कतारें लगाई जाती हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? देखिए, बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन डिवाइडर। तो सही उत्तर है साइक्लोन डिवाइडर। दोस्तों साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? देखिए, स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या एस्बेस्टोसिस। तो सही उत्तर है आप जानते हैं यूट्रोफिकेशन। दोस्तों इसको सुपोषण कहते हैं, ये जल में होने वाली घटना है, जबकि स्मॉग, अम्ल वर्षा और एस्बेस्टोसिस दोस्तों ये सब वायु प्रदूषण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत क्या है? तो सही उत्तर है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि जो है इसका दहन वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का दहन होता है और इसके अलावा अन्य गैसें और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं दोस्तों ये वायुमंडल में निःसृत होते हैं जिनके कारण वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न आपका कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। ये आपका दोस्तों सही है। तो जाड़े के ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है और कारण है कि मोटर गाड़ियों में दहन की प्रक्रिया जाड़ों में बढ़ जाती है। तो ये आपका सही नहीं है। तो देखिए, इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। तो सही उत्तर इस आधार पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है तापशक्ति खंड, औद्योगिक खंड, नगरीय ठोस अपशिष्ट या परिवहन खंड। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन खंड जो है ये भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि यातायात और माल ढुलाई के लिए गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण बड़े शहरों में पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या होती है आपको बताना है। तो सही उत्तर है बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। दोस्तों, बादल के जल, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? कौन सा प्रदूषक भूमिगत जल या जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको प्रदूषित करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक यानी संखिया जो है भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा? तो सही उत्तर है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे और बहुत ही भयावह स्थिति आ जाएगी। तो सही उत्तर है यदि जल प्रदूषण इसी स्तर से रहा तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक निम्नीकरणीय या डिग्रेडेबल प्रदूषक है? ऑप्शन है पारद, लेश धातुएं, घरेलू वाहित मल या इस्पात। तो दोस्तों, घरेलू वाहित मल जो है ये बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, जबकि पारा, लेश धातुएं और इस्पात ये बायोडिग्रेडेबल या निम्नीकरणीय नहीं है। अगला प्रश्न आपको बताना है किस स्तर या किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल या 80 डेसिबल। तो उत्तर है दोस्तों 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है देखिए, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीता अशोक। दोस्तों, ये धूल प्रदूषण रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष है। अगला प्रश्न है कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो आप जानते हैं लाइकेन। लाइकेन वनस्पति जो होती है इसको वायु प्रदूषण का जैविक सूचकांक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ये आपका सही है। कारण है कि जन मित्रवत पर्यावरण की सृजन और रख रखाव अंतर विषयक प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। तो ये कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, किन स्थानों में एक में रुधिर वर्षा या ब्लड रेन होती है? तो सही उत्तर है ये इटली में होती है। दोस्तों, इटली में रुधिर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या हवा। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी जल में बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों, किसी क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, तो सही उत्तर है किसी क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। तो बीओडी जो ऑक्सीजन डिमांड होती है दोस्तों, जैविक ऑक्सीजन की मांग, इसकी अधिकता ये संकेत देती है कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है वह जल। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण या अधिकतम नॉइज पोल्यूशन का कारण है? देखिए, भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत या जेट उड़ान। तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का जो कारण है वो दोस्तों जेट उड़ान है। अगले प्रश्न पर आते हैं मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहलाता है। ऐसा प्रदूषण जिसमें मानव की भूमिका होती है या मानव के द्वारा होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या पॉलीथीन।
तो सही उत्तर है दोस्तों सीवेज। सीवेज जैव अपघटनीय प्रदूषक है, जबकि एस्बेस्टस, प्लास्टिक और पॉलीथीन जैव अपघटनीय नहीं है। अगला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों, यूरो नॉर्म बनाए गए हैं किसके लिए? तो सही उत्तर है यूरो नॉर्म या यूरो मानक जो हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं, और यूरो के स्थान पर भारत में भारत स्टेज मानक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? देखिए ऑप्शन है हाइड्रोजन, पावर एल्कोहल, पेट्रोल और संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन जो है ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, लेकिन अभी तक इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करने को अभी टेक्नोलॉजी उतनी सक्षम नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सही उत्तर है इसमें आपका हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? आपको बताना है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों उर्वरक के अधिक प्रयोग से उपर्युक्त सभी होता है। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण ये सभी उर्वरकों के अधिक प्रयोग से होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है प्रदूषकों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड से दोस्तों लीवर और किडनी को क्षति पहुँचती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ये कैंसर कारक होते हैं। इसके अलावा धूल कण जो होते हैं ये श्वास संबंधी रोग, और सीसा जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो सही उत्तर है आपका, इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 यानी सीधे सीधे सभी संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों या ऑटोमोबाइल से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके दोस्तों, ऑप्शन है आपके कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी। तो दोस्तों लेड जो धातु है ये ऑटोमोबाइल या स्वचालित वाहनों से निकलने वाली सबसे अधिक विषालु धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? आपको बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा यानी मरकरी या रबर। तो सही उत्तर है बायोडिग्रेडेबल में दोस्तों रबर शामिल है, जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन और पारा ये कभी अपघटित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। आपको बताना है, कथन है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। ये आपका सही है, और यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न भी दोस्तों देखिए कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। ये घोषणा तब की गई है जब शासन के कुछ क्षेत्रों को यातायात मुक्त घोषित किया गया है। कारण है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक प्रदूषण पत्तियों को जलाने से होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कथन सही है, कारण गलत है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो आप जानते हैं कि लाइकेन दोस्तों ये प्रदूषण संकेतक पौधा है, और लाइकेन दोस्तों ये वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी और उसके संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में स्थित है? तो सही उत्तर है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र ये प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा प्रयागराज में सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जैव विविधता से भरपूर जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न है, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं मानस और काजीरंगा ये आपके असम में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता में कमी का कारक है? पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, न तो एक और न दो, और ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों का अधिक दोहन, ये दोनों ही जैव विविधता में कमी के कारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है। देखिए, गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट और मध्य भारत। तो दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न आपका कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, ये सही है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, ये आपका सही नहीं है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 137 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही कथन नहीं है। यहाँ पर देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ये आपका गलत है। दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता या जैव विविधता में कमी होती है, क्योंकि सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक? दोस्तों पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये एक मेडिसिन होता है दोस्तों, डिक्लोफिनेक। देखिए, डिक्लोफिनेक मेडिसिन जो पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है, ये गिद्धों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है? तो आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यहाँ पर जो जाति विविधता प्रजाति विविधता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे? तो सही उत्तर है 22 मई को। 22 मई को प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? देखिए, भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो उत्तर है सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता या सबसे महत्वपूर्ण पहलू जैव विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो आपको बताना है कि किस विचारक ने या किस विद्वान ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। तो सही उत्तर है दोस्तों वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसको दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में या विषुवत रेखीय वनों में इस नाम से भी ये प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं दोस्तों, आपने जान लिया कि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है हिमालय, विंध्यन, उत्तर पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट विंध्यन श्रेणी या विंध्यन क्षेत्र नहीं है, जबकि हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट ये भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का मतलब ये होता है कि ये दोस्तों जैव विविधता से संपन्न तो हैं, लेकिन यहाँ पर अनेक जीव जंतुओं और प्रजातियों को खतरा भी है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों भारत में हॉट स्पॉट माना जाता है जैव विविधता के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संदर्भ में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट या तप्त स्थल क्या हैं भारत में? तो सही उत्तर है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। दोस्तों पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत में बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट माने जाते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो संतृप्त क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में? तो सही उत्तर है, केरल के साइलेंट वैली या शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, रेड डाटा बुक का संबंध जो है विलुप्ति के संकट पर से जो ग्रस्त हैं जीव जंतु, इनसे संबंधित है। विलुप्ति के संकट पर जो जीव जंतु और वनस्पतियां विलुप्त होने वाली हैं, उनका जो संबंध है वो रेड डाटा या लाल किताब से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उत्तर है, भारत में जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में। दोस्तों 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम या बायोडाइवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। यही प्रश्न एक बार फिर पूछा है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप समझ लीजिए 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? देखिए, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से और जल प्रदूषण से। तो सही उत्तर है दोस्तों, जैव विविधता को अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का या जैव विविधता के नुकसान का, कमी का मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक आवासों के विनाश से जीव जंतुओं और पौधों की अनेक प्रजातियों को खतरा उत्पन्न हो गया है और ये जैव विविधता के ह्रास के सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? देखिए, जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव विविधता के नाश के ये सभी कारण उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कमल दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में, नीलगिरी में, शांत घाटी में या फूलों की घाटी में? तो सही उत्तर है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न, और आज का जो हमने पार्ट देखा पर्यावरण पारिस्थितिकी का पार्ट 2 जो हम अभ्यास सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसका अंतिम क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को किस दशक के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक या बायोडाइवर्सिटी डिकेड के रूप में घोषित किया है। दोस्तों इससे आगे का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस चैनल से जुड़े रहें और ये श्रृंखला आपके लिए कितना लाभदायक हो रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।